नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी एक क्लास जो साइंस की क्लासेस चलती थी वो अब आपकी 9 बजे स्टार्ट हो रही हैं। इससे पहले भी क्लासेस 9 बजे ही चलती थी, लेकिन कुछ गैप आ गया, जिसके बाद में आज आपकी फिर से क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। कल आपकी एक पहली क्लास स्टार्ट हुई थी जिसमें मैंने बायोलॉजी का पहला चैप्टर कराया था, जिसका नाम था मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो मैंने उसको बता दिया था, वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया था। मैंने सिलेबस भी बता दिया था आपको कि हम किस तरीके से चलने वाले हैं। तो आज आपकी ये बायोलॉजी की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ में, मैंने बताया था कि हम नए टॉपिक के साथ में आएंगे, और एक और नया टॉपिक है आपके सामने, सेल्स यानी कोशिका। अब हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका की संरचना, कोशिका का कार्य, कोशिका है क्या और कोशिका की खोज किसने की, सबसे पहले कोशिका की खोज करने वाले, लिविंग सेल की खोज करने वाले कौन थे, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को शेयर करना है अपने साथियों को जो वास्तव में सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जो रेलवे के एग्जाम को पास करना चाहते हैं। आप उनको ये वीडियो सेंड कर सकते हैं। इसके बाद में जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हैं उन सबको गुड इवनिंग, और गुड इवनिंग के साथ में अब आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, क्योंकि अब आपकी क्लास जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम आज आपकी बायोलॉजी की सेकंड क्लास है। ये जो क्लासेस है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो यानी रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, इन सब के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ ही चाहे वो एसएससी का एग्जाम या फिर किसी भी वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में साइंस पूछा जाता है, इस सब में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशमा, ऋतु कुमारी, हैप्पी लाइफ, गीता सागर, लॉरेंस बिश्नोई, हाँ जी मैं सब बढ़िया हूँ, बिल्कुल बढ़िया हूँ और आपके सामने हूँ। अब बात करते हैं आप लोग कैसे हो, और मुझे लगता है कि आप लोग सब बढ़िया होगे। चित्रांशी गुड नाइट, हाँ ठीक है, गुड नाइट। चलो स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। और सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक मोटिवेशन कोर्स है, जिसको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार आप लोग क्या डिमोटिवेट होते चले जाते हैं, और इसी के लिए मैं एक मोटिवेशन कोर्स आपके सामने लेके आया हूँ जो क्या कहता है कि आपका कि कोई लक्ष्य प्राप्त करते समय, कोई भी लक्ष्य प्राप्त करते समय जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, यानी एक टाइम ऐसा आता है कि अब हमसे तैयारी नहीं होने वाली है, ऐसा टाइम आता है, तब क्या करना है, तो ये भी लगता है कुछ नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या होता है कि उस समय किया हुआ आपका आखिरी प्रयास, हो सकता है कि मेरा ये आखिरी प्रयास हो और ये आखिरी प्रयास बाजी पलट सकता है। तो ये आपके सामने मैंने आपको ये दिखाया है कि जैसे कोई एक चींटी है, बार बार प्रयास करती है, नहीं उससे जो छोटे छोटे पदार्थ होते ना, वो आपको ऐसे मान लो चींटी क्या लेके जाएगी, चीनी लेके जाएगी, उस चीनी को खींच भी नहीं पा रही है ना, तब भी वो प्रयास करती रहती है, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि उसके प्रयास सफल हो जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं आज कि जितने भी साथी हैं तैयारी कर रहे हैं, जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, फिर भी एक लास्ट टाइम एक बार और उठना है, और उठने के बाद में फिर से प्रयास करना है। हो सकता है ये प्रयास आपकी बाजी पलट दे, आपकी लाइफ को चेंज कर दे। तो इसी के साथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशिका को यानी सेल्स को। कोशिका होती क्या है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो कोशिका होती क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं थोड़ा सा इंट्रो दिया करूंगा, कोई भी चैप्टर होगा थोड़ा सा इंट्रो उसका देखा करेंगे। ठीक है, हाँ जी, चित्रांशी चौहान मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका कोशिका। यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ी सी इंट्रो पार्ट दिया करूँगा जिससे आपको समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब मैं आपसे अगर ये बात कहूँ कि सेल के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँ कि आपने देखी ईंट होती हैं। अब मैं ईंट के बारे में क्या बता रहा हूँ, उन्हें हम ब्रिक कहते हैं, यानी ईंट जो होती है, कई सारी ईंट को अगर मैं मिला दूं, कई सारी ईंट को हम सीक्वेंस बेस लगाते हैं, तब उससे क्या बनती है, दीवार बनती है। क्या बनती है, वॉल बनती है, जिसे हम दीवार कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कई सारी बॉल होती हैं। आप देखते हैं एक रूम बन जाता है, चारों तरफ से अगर मैं दीवार बना दूं तो क्या बन जाएगा, एक रूम बन जाता है। ठीक है, यानी कमरा बन जाता है। अब क्या होगा, ऐसे ही 3 से 4 रूम हम अगर बना देते हैं तो उससे क्या बन जाता है, उससे घर बन जाता है, हाउस बन जाता है, यानी घर बनता है। अब ये क्यों बताया मैंने कि सबसे पहले मैंने ब्रिक का लिया, ईंट लिए, ईंट लेने के बाद में क्या किया, ईंट से हमने यहाँ पे दीवार बनाई, और दीवार से हमने क्या किया, रूम बना दिया, और रूम से हमने क्या किया, हाउस बनाया। अब ये क्या है, हाउस की, यहाँ पे मैं हाउस की सबसे छोटी इकाई की बात करूँ,
यानी घर की सबसे छोटी इकाई अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे हमारा घर बना है, वो क्या है? वो है आपकी ईंट, यानी क्या है? वो एक ब्रिक है। ठीक है, तो कई सारी ब्रिक मिली होंगी तब जाके आपकी क्या बनी होगी? दीवार बनी होगी। ऐसे ही आपकी सेल होती है। कैसे? कि इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि सेल कैसे बनेगी, कि मान लो एक होती है आपकी सेल जिसे हम कहते हैं कोशिका। अब ये कोशिका, कई सारी कोशिकाओं को मिला दूं, कई सारी सेल्स को मैं मिला दूं, तो क्या बनेगा? तो कई सारी सेल्स को बनाने मिलाने पर यानी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब कई सारे ऊतक को, कई सारे टिश्यूज को मिलाने पर क्या बन जाता है? ऑर्गन बनता है, यानी अंग बनता है। और कई सारे अंगों को मिलाने पर क्या बन जाता है? तो हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। तो जिस तरीके से घर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ब्रिक होती है, ईंट होती है, उसी तरीके से बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वो सेल होती है, यानी कोशिका होती है। फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। तो जो हमारी लाइफ चल रही है उसकी फंडामेंटल यूनिट के बारे में अगर बात की जाएगी तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल्स, या फिर सॉरी, यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो क्या होगी? वो हमारी सेल होती है। ये बात मैंने आपको बताई है। इतनी जल्दी सोने? हाँ, सबसे छोटी ईंट होती है। इसी तरीके से बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर या द बेसिक फंक्शनल ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग्स जो होती है वो क्या होती है? वो सेल्स होती है, या फिर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ जो होती है वो सेल होती है। और इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो सेल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? सेल्स की स्टडी के बारे में बात की जाए तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कल मैंने आपको कराए थे कि साइटोलॉजी किसे कहते हैं। तो सेल्स की जो स्टडी होती है उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है जी। सर बफरिंग हो रही है बहुत ज्यादा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये बात मैंने बताया। क्या बताया यहां पे? कि जिस तरीके से घर की सबसे छोटी इकाई अगर ईंट होती है तो उसी तरीके से बॉडी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? सेल होती है, यानी कोशिका होती है। और इस कोशिका के हम स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। और इसी की सेल की, अब सेल की खोज करने वाले भी तो कोई होंगे, यानी इस सेल के बारे में बताने वाले कौन थे? सबसे पहले बताने वाले कौन थे? तो उन्होंने क्या कर दिया? सेल की खोज कर दी, यानी कोशिका की खोज कर दी। और खोज करने वाले कौन थे? वो थे आपके रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक नाम था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। अब ये मृत कोशिका क्या है? यानी जिस पर क्या हो, जिस पर कोई एक्टिविटी ना होती हो। अब मृत कोशिका आपको कहीं ना कहीं तो खोजा होगा। तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से पेड़ की जो छाल होती है, पेड़ की जो छाल होती है उस पर कोशिश की। यानी पेड़ की जो छाल होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। उस कॉर्क पर इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसी में क्या होगा? अब यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही मृत कोशिका की खोज हुई तो इससे क्या समझ में आया कि इस मृत कोशिका के बाद में हो सकता है कि ऐसी भी सेल हो जो क्या हो? लिविंग सेल हो। और लिविंग सेल की खोज करने वाले कौन थे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे, जिन्होंने माइकोप्लाज्मा में इसकी खोज की थी। ठीक है, सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं, जिसकी खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। तो कोशिका के अंदर भी आपके क्या बोलते हैं? लिक्विड सब्सटेंस मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और इस प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे साइटोप्लाज्म कहते हैं और एक होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो पार्ट बताया। अब बात करते हैं कि आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? कि कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है, कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है, यानी किसकी स्टडी को बताता है। ऑप्शन ए कहता है कि ये सेल्स की स्टडी को बताता है, बी कहता है नहीं भाई हेयर की स्टडी को बताता है, सी ने बताया कि नहीं ब्रेन की स्टडी जो होती है उसे हम कहते हैं कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी, या फिर डी है रक्त यानी ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो इनमें से क्या आंसर होगा? इसमें से आंसर आपने सबने आंसर दे दिया है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। यानी सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? सेल्स की स्टडी को ही क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है या फिर कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इसकी खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट
हुक थे जिन्होंने 1665 में डेड सेल्स की खोज की थी पेड़ की छाल से। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र, हाँ जी बिल्कुल लॉरेंस बिश्नोई, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 क्या कहता है, पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी? मैंने अभी अभी ही बताया है कि कौन सा था। ए है आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है आपका रॉबर्ट हुक और डी है फ्रांसिस क्रिक। तो इन चारों में से कौन सा आंसर होगा कि कोशिका की खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 1665 में इसकी खोज की थी? और 1665 में जो की थी वो कॉर्क पर की थी, और कॉर्क पर सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इन्होंने जो सेल खोज की थी उनकी वो थी डेड सेल्स। क्या थी? डेड सेल्स यानी मृत कोशिका। तो मृत कोशिकाओं की खोज करने वाले कौन थे? सबसे पहले कोशिकाओं की खोज करने वाले या फिर मृत कोशिकाओं की खोज करने वाले कौन थे? वो थे आपके रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर, अच्छा बी लिखा हुआ है, ये सी है, ठीक है, ये कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ये सी है, ठीक है, बिल्कुल सभी का आंसर सही है। सी आंसर है पप्पूराम मीणा का, चित्रांशी चौहान का, ऋतु कुमारी ने बिल्कुल सही बताया, चित्रांशी चौहान बिल्कुल सही बता रही है, और लॉरेंस बिश्नोई ने भी बिल्कुल सही बताया है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्या कहता भाई? थर्ड ने बोला कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है भाई, ऊतक कहा जाता है, बी कह रहा है नहीं अंग कहा जाता है यानी ऑर्गन कहा जाता है, सी बोल रहा है कि अंग तंत्र कहा जाता है, और ऑप्शन डी बोल रहा है कोशिकीय संरचना कहा जाता है। तो इनमें बताना है कि कोशिकाओं के समूह को या समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? जय हिंद रूबी गौतम। आदि भाई आप लेट चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो भाई? यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? यहां पे पूछा गया है कि समान कोशिकाओं के समूह को, और मैंने अभी ही बताया है, क्या बताया है कि जब भी यानी जिस तरीके से आपकी ब्रिक होती है, यानी कई सारी ईंटों को मिलाकर हम क्या बना देते हैं? दीवार बना देते हैं, कई सारी दीवारों से रूम बना देते हैं, और कई सारे रूम से हम क्या बना देते हैं? हाउस बना देते हैं या होम बना देते हैं। इसी तरीके से सेल होती है यानी कोशिका होती है, और कोशिका कई सारी कोशिकाएं मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं, और कई सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, और कई सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बनती है? हमारी बॉडी बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। इसी तरीके से उसने पूछा समान कोशिकाओं का समूह, तो कोशिकाओं का समूह ये है, और कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋतु कुमारी ऑप्शन नंबर डी गलत है, रूबी गौतम गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कोश की संरचना यानी स्ट्रक्चर की बात अलग आएगी कि कोश की संरचना किस तरीके की होती है, यानी स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, उसमें क्या क्या होता है, वो बात आती है। लेकिन ये पूछ रहा है कि जो समूह होता है, कोशिकाओं का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ग्रुप को हम ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है जी। निशा सिंह गुड इवनिंग। सर बफरिंग हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, क्लास नहीं चल रही है बिल्कुल। ठीक है, चलिए मैं दिखवा देता हूं, अगर बफरिंग हो रही होगी तो अभी एक बार चेक करते हैं सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है लॉरेंस बिश्नोई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। अब किस प्रकार की गई ये पूछा है। सब जानते हैं कोशिका की खोज करने वाले रॉबर्ट हुक हैं, लेकिन किस प्रकार की गई ये ऑप्शन आए हैं आपके सामने हैं कि पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने खोज की। पेड़ के पत्तों का निरीक्षण किया था क्या? बी कहता है एक प्याज के छिलके का निरीक्षण किया था, सी कह रहा है भाई रक्त का निरीक्षण करते हुए, और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी। सर जी नेटवर्क चेक करो अपना कि हमारा ही हो रहा है। भाई मेरे यहाँ पे एक्सेलेंट कनेक्शन है, मेरे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सी दिक्कत आ रही है तो एक बार आप रिफ्रेश कर सकते हैं, मैं एक बार चेक करा लेता हूँ अगर कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है। मैंने बोल दिया है, बाकी आपका अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। यहां पे बात करते हैं कि मैंने पूछा कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई, किस प्रकार की गई?
सही है। देखो पप्पू मीना कह रहे हैं बिल्कुल सही है। चित्रा बहुत बफरिंग हो रही है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, मेरी तो क्लास सही चल रही है, सभी की क्लास सही चल रही है। कोई कई लोगों की क्लास नहीं चल पा रही तो उनका रीजन है कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे कोई नेट प्रॉब्लम होगी, बाकी लोगों की सही चल रही है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं और यहाँ का आंसर क्या होगा। देखो मैंने बताया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कॉर्क की छाल जो होती है, अब कॉर्क क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जैसे आपकी पेड़ होता है ना, ये अगर अगर पेड़ है और पेड़ का जो तना है और इसके बाद में इसके पास में क्या होती है, छाल होती है। अब इस छाल का ऊपरी सतह जो होती है ना, वो हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए इन्होंने क्या पाया, यहाँ पे सेल्स का निर्माण देखा पाया। जैसे आपकी ये सामने दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे फोटो लिया है, ये क्या है, ये आपकी कॉर्क है। ठीक है, पेड़ की जो छाल होती है ये वो है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इस तरीके की संरचना बनी आई, जहां पे आप ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, छोटे छोटे धब्बे टाइप के दिख रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते जैसे, ये इन्हें दिखाई दिया। इसके बाद इन्हें समझ में आया कि यहां पर इसके पेड़ के यानी कॉर्क के अंदर कोई ना कोई एक चीज है, जैसे इन्होंने क्या बोला, सेल्स बोला, और इस सेल्स के अंदर भी कई सारे ऑर्गन होते हैं, ये भी बात इन्होंने बताई। ठीक है जी, गुड इवनिंग त्रिषा शर्मा। सर मेरा नेटवर्क एकदम सही है, कभी नहीं अटका, आज पता नहीं क्या हो रहा है। एक बार चेक कर लो, अगर सभी की क्लास सही चल रही है तो अच्छा है, नहीं बाकी का मैं एक बार और दिखवा देता हूँ। अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है तो एक बार थोड़ा सा आप मैनेज कर लो। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग सब सही चल रहा है, बाकी चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में, अब केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच की बात आ रही है, तो मैं अगर ये बात करूं कि ये आपकी क्या है, ये सेल है। ठीक है, अब यहां पे बात की इन्होंने, ये सेल है और इसके पास में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, यानी ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना, जो मैंने यहां पे दिखाया, ये क्या है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कोशिका झिल्ली होती है। और इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, कई सारे ऑर्गन होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा यहां पर क्या मिलता है, जो पदार्थ मिलता है जेली जैसा, जिसे हम द्रव्य कहते हैं। और इसके पास में क्या होता है, एक जैसे कहते हैं न्यूक्लियस, यानी केंद्रक होता है। ठीक है, तो अब बोल रहा है वो केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, इन दोनों के बीच वह जो जल भरा हुआ है, जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ है, इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन कहता है कि इसे कर्णीय कहा जाता है, बी कहता है यहां पे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, सी कह रहा है इसे उल्ब कहा जाता है, और डी कह रहा है फुफ्फुसीय कहा जाता है। और यहां पे पप्पूराम मीना ने बता दिया है साइटोप्लाज्म, त्रिषा शर्मा का बी आंसर, ऋतु कुमारी का बी आंसर। तो यहां पे सभी का जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, इसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक बात याद रखना कि अगर यहां पे पूछा गया है केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में अगर पूछा गया है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, साइटोप्लाज्म। और केंद्रक के अंदर भी क्या होता है, केंद्रक के अंदर भी जल भरा यानी द्रव्य भरा होता है, यह भी याद रखना। तो केंद्रक के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इस पूरे को यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी द्रव्य है, चाहे वो केंद्रक का हो चाहे वो सेल के अंदर का हो, तो इसे कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म पूरे को कहा जाता है, केंद्रक के बाहर को सेल मेम्ब्रेन के अंदर को क्या बोला जाएगा, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और केंद्रक के अंदर वाले को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। प्रोटोप्लाज्म पूरे की बात करेगा, सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म और केंद्रक के अंदर का न्यूक्लियोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है। देखो ये आ गया आपके सामने सेल का, यहां पे आपको पिक्चर दिख रही होगी। तो इस इमेज में आप देख पा रहे हो कि ये क्या है, एक सेल का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है, और यहां पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पूरा पार्ट क्या है, ये आपका एक तरीका का जेली जैसा पदार्थ है। ये पूरा पदार्थ आपको दिख रहा है, जेली जैसा टाइप का पदार्थ है, और ये जेली जैसा टाइप का पदार्थ क्या कहलाता है, इसी को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये भी आपको दिख रहा है ना, ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इस केंद्रक के अंदर जो जेली, यही दिख रहा है ना केंद्रक के अंदर, और इस केंद्रक वाले पार्ट को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इस पूरे को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आंख नहीं है, ये सेल है, इसे कोशिका कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
सिक्स क्या कहता है, कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से कौन अलग करता है, कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से कौन अलग करता है। ऑप्शन कहता है प्लाज्मा झिल्ली, बी कहता है कोशिकांग, सी कहता है स्नायु कोशिका और डी है चिकनी पेशीय कोशिका। तो यहाँ पे जब मैं कोशिका के स्ट्रक्चर की बात करूंगा ना, तो कोशिका के स्ट्रक्चर यानी सेल्स के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो याद रखना ये सबसे ज्यादा डिपेंड किस पे करती है, सबसे ज्यादा डिपेंड ये किन चीजों पे करती है। तो पहली जो चीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं सेल वॉल, क्या बोलते हैं उसे, सेल वॉल। दूसरी जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और तीसरा जो होता है इसका पार्ट, और वो तीसरा पार्ट क्या होता है, तीसरा पार्ट होता है आपका साइटोप्लाज्म जो इसके अंदर द्रव्य भरा होता है। और चौथा पार्ट जो होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं यानी केंद्रक कहते हैं। और याद रखना इसके अलावा जो चीजें होती हैं वो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं, इसके अलावा जो चीजें होंगी उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। यानी यहाँ पे जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो ये होती हैं, सेल के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब यहां पे बात आती है किसकी, कि कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग कौन करता है। तो आपको ये दिख रहा है ये कोशिका का ये वाला बाह्य वातावरण जो है ये कोशिका का अंग है, और कोशिका के अंगों के बाह्य वातावरण को कौन अलग करता है, तो इस वाले मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। या तो कोशिका झिल्ली कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है जी। बिल्कुल, रूबी गौतम, प्लाज्मा, चित्रांशी चौहान, लॉरेंस बिश्नोई, निशा सिंह, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्न में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहा जाता है, यानी किसको कोशिकाओं की आत्मघाती थैली कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सामने आपके ऑप्शन हैं 4 और इन चारों ऑप्शन में आपका पहला ऑप्शन है लाइसोसोम्स, बी कहता है डिक्टोसोम्स, यहाँ पे आंसर सी कहता है राइबोसोम्स और डी कहता है फेगोसोम्स। तो इनमें आंसर क्या होगा, यानी सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स, इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल्स क्यों कहा जाता है ये भी आप बता सकते हो, तो बता सकते हो। हाँ बिल्कुल, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, लाइसोसोम्स कहा जाता है, यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल्स लाइसोसोम्स होता है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, इसकी खोज करने वाले डी ड्यूब थे, यानी खोजकर्ता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम था डी ड्यूब, ठीक है। क्या नाम था उनका, डी ड्यूब नाम था। और ये आत्मघाती जो थैली होती है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, अगर मैं बोलूं कि ये आपकी सेल्स की आत्मघाती थैली है, इसका नाम अगर लाइसोसोम्स है, इस लाइसोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी पाचन थैली भी इसे कहा जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर मिलते हैं और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करता है ये, इसके अंदर क्या मिलता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम करते क्या हैं, तो जो सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल पदार्थ होते हैं ना, उन जटिल पदार्थों को सिंपल पदार्थ में बदलता है। ये करता क्या है लाइसोसोम्स, जटिल पदार्थ, लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये करते क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में बदलता है, यानी जटिल चीजों को किस में बदल रहा है, सिंपल चीजों में बदल रहा है। इतनी सी बात याद रखना। अब मान लीजिए इसमें क्या आ जाए, इसमें जो सेल का हिस्सा नहीं है, सेल का हिस्सा कौन नहीं होगा, वायरस नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा, तो ये क्या करते हैं, वायरस और बैक्टीरिया इसको डैमेज करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, इसे डैमेज करने की कोशिश करते हैं। और अगर सेल डैमेज हो जाए ना तो लाइसोसोम्स अपने आप ही फट जाता है, लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप फट जाता है, जिस वजह से इसे सुसाइड बैग्स ऑफ सेल्स कहा जाता है, ठीक है।
ए और सी में कंफ्यूज हूं। सी क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है सेल के अंदर। ये क्या है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर रखता है और यहां पे क्लीन करता है सेल को। यानी जो सेल का हिस्सा नहीं है, मान लीजिए वायरस आ गया, मान लीजिए बैक्टीरिया आ गया, या फिर ऐसे फूड आ गए जो कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, उनको क्या करेगा? सिंपल में बदलने की कोशिश करेगा। और बैक्टीरिया वायरस को अगर खत्म कर सका तो कर देगा, नहीं खत्म कर पाया, उन्होंने सेल को डैमेज कर दिया, तो डैमेज करने के बाद ये लाइसोसोम खुद फट जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आता है 8। 8 आता आपका क्या कहता है? देखो यहां पे ये दिखाई देगा होगा आपको, ये है आपकी सेल, और इस सेल में जो आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। और इसके अंदर एंजाइम होते हैं, और एंजाइम कौन सा होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर रहा है? ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल रहा है। बस इतनी सी बात है। ठीक है। इसके बाद में आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा एक बैच जिसका नाम है संघर्ष बैच। और ये संघर्ष बैच क्या करेगा? ये आपकी जो मैथ की वीक जो पॉइंट है ना, उनको देखेगा और उसको बेस को मजबूत करेगा। तो अपने वीक पॉइंट को मजबूत करने के लिए, अपने बेस को मजबूत करने के लिए आपको ये हमारे इस बैच से जुड़ना है। और इस बैच से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है? अपनी प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में वहां पे अपने आप का कहते हैं ना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको दिख जाएगा होम पेज पे संघर्ष बैच, और संघर्ष बैच में जाने के बाद में आपको क्या करना है? पे नाउ करना है। और पे नाउ करने के बाद में आप जब इसमें रजिस्टर हो जाएंगे तो इसके बाद में आपको क्लासेस मिलने वाली है 9 दिसंबर से। और 9 दिसंबर से पहले अगर आपको ये ऑफर जो है 199 में मिलने वाला है, उसके बाद में हो सकता है ये बढ़ जाए। इस बैच में आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके जो सबसे ज़्यादा बिग पॉइंट होंगे उन पर काम किया जाएगा, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। आप अगर मैथ्स में कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप जरूर इसको ज्वाइन करिएगा। ज्वाइन करने के बाद में आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस बैच को ज्वाइन करने के बाद जो नहीं करेंगे ना, उनको बाद में पता चल जाएगा कि हाँ कितनी दिक्कत हुई है अगर हम इसको ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है। नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? यहां पे आपके सामने क्या दिए गए? स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिए गए हैं। इन दोनों का क्या करना है? मिलान करना है। और मिलान करने पर आपको क्या बताना है? सही आंसर बताना है। तो वो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, क्या करना है बताइए। सबसे पहले आपको दिया गया है कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस, पावर हाउस का मतलब है जो ऊर्जा का निर्माण कर रहा होगा। जैसे सर आपकी तरफ से कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, शायद ठंड की वजह से ना। मेरी तरफ से तो शायद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी क्लासेस को खुद देख रहा हूँ, मेरे सामने ही क्लासेस चल रही है, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि मेरी तरफ से कोई भी इश्यू नहीं है। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि क्लासेस मेरे सामने भी चल रही है। ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं। कोशिका के पावर हाउस की बात करेंगे तो कोशिका का पावर हाउस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है? सेलुलर रेस्पायरेशन करता है। यानी यहां पे क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है सेल की। इसके अलावा ये एटीपी का निर्माण करता है। ये क्या करता है? एटीपी का निर्माण भी करता है। और यहां पे ऊर्जा का निर्माण करता है केप्स चक्र के द्वारा। तो पहले का क्या हो जाएगा? फर्स्ट का हो जाएगा यहां पे बी। ठीक है। अब सेकंड की बात करते हैं। रसोई यानी किचन कौन है? सेल की किचन कौन है? तो याद रखना यहां पे प्लास्टिड जो है, प्लास्टिड जो होती है वो सेल की किचन होती है। तो किचन क्या का मतलब क्या है? अब ये होगा कहां पे भाई? हमारी सेल्स तो किचन का यहाँ पे कोई भी पदार्थ का निर्माण नहीं करती। कौन करता है? प्लांट करते हैं। और प्लांट अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए सेल की यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो सेल का हो जाएगा आपका ए। और ये केवल आपको कहाँ मिलेंगे? प्लांट सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल्स के अंदर। ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैली, इसके बारे में अभी पढ़ चुके हैं। आत्मघाती थैली आपकी लाइसोसोम्स होती है। तो थर्ड का क्या हो जाएगा? थर्ड का हो जाएगा आपका बी। और कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन कौन होता है? तो ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? ताला लगाया जाए, बिल्कुल लगाते हैं। और फोर्थ का हो जाएगा आपका डी। फोर्थ का क्या? अरे थर्ड का बी कहाँ है? थर्ड का हो जाएगा, सॉरी डी। थर्ड का हो जाएगा आपका डी यानी आत्मघाती थैली। और मस्तिष्क का हो जाएगा सी। तो
तो यह बना BADC, और BADC किस में दिया गया है? आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, BADC बिल्कुल सही है। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल सही बताया है। शिखा कुमारी डी सही है। निशा सिंह थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने जीवन की मौलिक संगठनात्मक इकाई कोशिका के द्रव पदार्थ को परिभाषित करने के लिए प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य शब्द प्रतिपादित किया था? तो यहां पे मैं बता दूं, प्रोटोप्लाज्म या फिर हम जीव द्रव्य किसे कह रहे हैं? तो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी हाल ही में कि मान लो ये आपकी क्या है, ये सेल है, इसे हम क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं, यानी आपकी कोशिका कह रहे हैं। अब इस कोशिका के अंदर क्या मिलेगा? इस कोशिका के अंदर जीव द्रव्य, यानी जिसके अंदर क्या मिल रहा है? इसके अंदर यहाँ पे एक जेली जैसा पदार्थ, रंगहीन गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ मिलता है, और ये चिपचिपा पदार्थ को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या मिलता है? अब इसके अंदर भाई आपको यहाँ पे न्यूक्लियस मिलता है। अब न्यूक्लियस यानी जिसे हम केंद्रक कहते हैं, अब इस केंद्रक के अंदर भी क्या पाया जाता है? जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। अब मैं यहां पे बात करूं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको अगर मैं कंबाइंड रूप से देखूं, यानी इस पूरे पदार्थ को देखूं, इस पूरे पदार्थ को मैं प्रोटोप्लाज्म कहता हूं। क्या कहूंगा? इसे प्रोटोप्लाज्म कहूंगा। इसी के अंदर आपका साइटोप्लाज्म भी आएगा और न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म का। तो इस प्रोटोप्लाज्म को शब्द को देने वाले कौन थे? वो थे आपके ऑप्शन नंबर ए, J.E. पुरकिंजे। इनका नाम क्या था? पुरकिंजे। और इन पुरकिंजे ने क्या किया था कि यहां पे कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य पाया जा रहा है, लिक्विड पाया जा रहा है, उसे प्रोटोप्लाज्म बोला था। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था कि अगर न्यूक्लियस के बाहर का पार्ट है तो उसे साइटोप्लाज्म कहूंगा, और न्यूक्लियस के अंदर का जो पार्ट है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहूंगा। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फिर वही बात आ गई। तो यहां पे क्या है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये आपको दिख रहा होगा, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और इस वाले पार्ट को, जो आपको यहां पे ये गाढ़ा पदार्थ दिख रहा है, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। और इस पूरे पदार्थ को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 10 कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका कोशिका भित्ति को, यानी सेल बॉल को। बी कहता है कोशिका झिल्ली को, सेल मेम्ब्रेन को। सी कहता है सूत्रकणिका, यहां पे सूत्रकणिका को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और डी है आपका जीव द्रव्य, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो इसमें से क्या है, कौन सा आंसर होगा जिसे हम कहेंगे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? तो ओके, चलिए कोई बात नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है गाढ़ा रंगहीन चिपचिपा जो पदार्थ होता है, इसके अंदर सेल्स के अंदर लगभग 80% इसके अंदर जल पाया जाता है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ बिल्कुल रूबी गौतम, प्रोटोप्लाज्म होगा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 क्या कहता है? एएसपी भाई बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, बिल्कुल सही बताया आपने। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहां पे है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? अभी तक हमने क्या कहा था कि रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, और इन्होंने डेड सेल्स की खोज की थी। किसकी? मृत कोशिका की। अब बात आ रही है भाई जीती हुई कोशिका, जीवित कोशिका किसकी खोज करने वाले कौन थे, यानी लिविंग सेल की खोज करने वाले कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम है उनका? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने किसमें खोज की थी? इन्होंने एक बैक्टीरिया है जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, एक बैक्टीरिया, ये है आपका माइकोप्लाज्मा, इसके अंदर लिविंग सेल्स की खोज की थी, यानी जीवित कोशिका की खोज की थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी, जिसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा के अंदर ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, और कह सकते हो कि सबसे छोटी सेल्स जो होती है वो भी माइकोप्लाज्मा ही है, ठीक है। हाँ रूबी गौतम बिल्कुल सही आंसर है, चित्रांशी चौहान का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कहता है? 12 यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? ये तो अभी हम देख चुके हैं, कोशिका का पावर हाउस, शक्ति यानी पावर हाउस ऑफ सेल्स, जिसे शक्ति ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे किसको कहा जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं, सूत्र कणिका, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और ये ऊर्जा का निर्माण करता है, और ऊर्जा का जो निर्माण करता है वो एटीपी में करता है। ठीक है, एटीपी में इसका ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रूबी गौतम बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब बात आती है, यहाँ पे हमने देख लिया पावर हाउस ऑफ सेल्स का होता है कौन सा होता है, किचन कौन है, ठीक है, आपके लाइसोसोम्स क्या होता है, ये सारी चीजें देख ली। अब बात आती है यहाँ पे कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। तो कोशिका के अंदर किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, ये बात पूछी जा रही है। एक कहता है भाई रेटिकुलम के अंदर बनाया जाता है। आज पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। हाँ जी, हिंदी की वजह से मारे गए भाई, हिंदी की वजह से क्यों मारे जाओगे, हिंदी तो सूत्रकणिका है, माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है भाई साथ में, क्यों मारे जाओगे उसकी वजह से? दोनों चीजें लिखी हैं यहाँ। तो आप तो ये नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि हिंदी हिंदी है कि आप फिर इंग्लिश इंग्लिश है। मैं बाइलिंगुअल लेके आया हूँ इसी वजह से भाई। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, बताइए प्रोटीन किस हिस्से में बनाया जाता है। 13 का आंसर दिया है राइबोसोम्स। बिल्कुल एएसपी ने आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है कि रूबी गौतम का भी आंसर आया राइबोसोम्स, बिल्कुल सही आंसर है कि प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम्स के अंदर होता है। और अगर राइबोसोम्स की खोज की बात की जाए तो राइबोसोम्स की खोज करने वाले कौन थे, यानी खोजकर्ता का नाम अगर पूछा जाए तो उनका नाम था जॉर्ज पलाडे। कहीं पे पैलाडे लिखा हुआ है तो नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, जॉर्ज पलाडे है। अब तो जाना ही पड़ेगा, चल ही नहीं रहा नेटवर्क, तो क्या करूं। चलिए कोई बात नहीं है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी याद रखना कि राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, किसका, सेल्स का। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। 14 क्या कहता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात कर रहा है। रूबी गौतम, बाराबंकी, लॉरेंस, लॉरेंस पता नहीं कहाँ है, या फिर लॉरेंस जेल में है। प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जब बात करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, आप सभी जानते हैं कि राइबोसोम्स में होता है। लेकिन ये पूछ रहा है कि किस ऑर्गेनल में होता है, या किस ऑर्गेनल की सबसे अधिक भूमिका होती है। एक कहता है भाई लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, तो प्रोटीन का निर्माण तो यहाँ होता ही नहीं है, आप जानते हैं राइबोसोम्स में होता है। और राइबोसोम्स आपका केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अब बात आती है कि भाई अंतर्द्रव्यी जालिका की बात कर रहे हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ यानी चिकनी सतह जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, यहाँ पे चिकनी सतह होती है, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं मिलता है। लेकिन रफ की बात करेंगे, इस रफ सरफेस पर आपको राइबोसोम्स चिपके हुए मिलते हैं, और राइबोसोम्स चिपके हुए मिलने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस या प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसी वजह से यहाँ पे प्रोटीन का मिलना होता है, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये भी याद रखना कि प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। रूबी गौतम ने आंसर बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन नंबर बी। एएसपी का आंसर यहाँ पे गलत हो गया है, तुक्का भी गलत है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। 15 ये आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, जिन्हें हम अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, पीला पीला इस टाइप का, ये क्या है, ये इसकी रफ सरफेस है, और रफ सरफेस पर आपको राइबोसोम्स चिपका हुआ मिल रहा है। ये क्या है, राइबोसोम्स चिपका हुआ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसकी बात करेंगे, ये वाला जो है स्मूथ है, और इस स्मूथ पर क्या होता है, इस स्मूथ पर आपका राइबोसोम जो है यहां पर नहीं चिपक पाता है, जिसकी वजह से आपको राइबोसोम्स केवल रफ सरफेस पर मिलेगा। और ये आपकी रफ सरफेस है, और यहां पर आपको दिख रहा होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कहता है,
गलत हो गया भाई, हाँ बिल्कुल गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। कहता है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला कौन सा पद है। तो मैंने अभी बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पायरेशन के साथ में ये एटीपी का निर्माण करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। वो कौन करता है? वो करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चक्र चलता है, जिसे हम कहते हैं केप्स चक्र, इसे क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज टूटकर, ठीक है, इसमें ग्लूकोज टूटता है किसके साथ में, और यहां पे एटीपी का निर्माण करता है। एटीपी का निर्माण किस तरीके तो है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 H2O प्लस इसके साथ में एटीपी, ये आपको याद रखना है। और यहां पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है, और इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इस इक्वेशन को क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एएसपी का, रेशमा का, रूबी का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। सामने आपको कथन दिए गए हैं, और इन कथन के माध्यम से हमें बताना है कि, अब एक बात याद रखना, यहां पे लिखा है केवल एक। अब इस केवल एक का मतलब ये नहीं है कि नंबर एक, केवल एक का मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक, ठीक है। केवल दो का मतलब है कि इन तीनों में से कोई दो, और तीसरा ऑप्शन कहता है सभी तीन, यानी तीनों की बात कर रहा है। यहां पे कोई भी एक बात याद रखना कि 1 2 नहीं है, केवल एक, तो मतलब तीनों में से कोई ना कोई एक सही होगा। केवल दो का मतलब कोई ना कोई दो सही होंगे, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नंबर्स दिए हों, नंबर्स नहीं है, ये बात आपको बतानी थी, मैंने बता दी है कि कोशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। अब बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले सजीव जगत में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो ऑस्ट्रिच की होती है। बिल्कुल, ऑस्ट्रिच का यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम ऑस्ट्रिच एग कहते हैं। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है उसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा आपका बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया के अंदर, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर सबसे छोटी सेल मिलती है, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब इसी के अंदर लिविंग सेल को खोज करने वाले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। तो पहला यहां पे सही है, चलिए पहला हो गया। दूसरा कहता है कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट ब्राउन है। गलत भाई, रॉबर्ट ब्राउन नहीं है उनका नाम रॉबर्ट हुक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है थियोडर स्वान एवं मैथियस स्लाइडन ने कोशिकावाद के जनक हैं। दोनों ही कोशिकावाद, यानी इन्होंने ही सेल थ्योरी दी थी, इसलिए इसे कोशिकावाद के जनक भी कहा जाता है। तो तीसरा यहाँ पे सही है। इसका मतलब 1 और 3 सही है। कौन कौन से? पहला सही है और तीसरा सही है, और इसका मतलब 2 सही हो जाएंगे, और ओनली 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। रूबी गौतम बिल्कुल सही आंसर दिया है, ओनली 2, ठीक है। हाँ जी रूबी गौतम, रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट ब्राउन नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका के अंदर जो आपका केंद्रक मिलता है, न्यूक्लियस मिलता है, उसकी खोज करने वाले रॉबर्ट ब्राउन थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये हम अभी ही पढ़ चुके हैं। कहता है पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? अच्छा, अभी नहीं पढ़ा है। ये बात कर रहा है कि एक एनिमल होते हैं ना, एनिमल बॉडी के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, वो हमने पढ़ा था। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, लेकिन एक एनिमल बॉडी के अंदर कौन सी सबसे बड़ी सेल होती है? ए कहता है ऑस्टिसाइड्स, बी है आपका क्रोमेटोफोसर, सी है आपका न्यूरॉन, और डी है आपका लिम्फ कोशिकाएं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबसे बड़ी सेल तो आपका ऑस्ट्रिच हो गया, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, लेकिन एक एनिमल के अंदर, यहां पे ऑस्ट्रिच क्या है? पक्षी है, लेकिन अब पूछ रहा है एनिमल के अंदर सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? एएसपी ने बताया है तुक्का ऑस्टिसाइड्स, और यहां पे एएसपी का तुक्का नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूरॉन। क्या होगा? न्यूरॉन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक, हाँ बिल्कुल न्यूरॉन आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। और न्यूरॉन होता कैसा है, वो इस तरीके का, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की अगर मैं बात करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये एनिमल सेल्स जो होती है, एनिमल के अंदर सबसे बड़ी सेल्स होती है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ें, अगले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है?
यानी जो आपकी कोशिका जो होती है, उस कोशिका के अंदर, एक कोशिका की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक कोश की जीव की बात कर रहे हैं, हम केवल एक कोशिका की बात कर रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन की हो चाहे कोई भी हो। तो एक कोशिका के अंदर सबसे बड़ी मात्रा में इनमें से क्या होता है, पानी होता है क्या, क्या शैवाल होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन होता है। तो इस बात की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि कोशिका के अंदर क्या होता है, एक कोशिका की अगर मैं बात करूं तो इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस द्रव्य को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। अब इस साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कुछ होता है तो वाटर होता है, जो लगभग 80% होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाई एसपी डी आंसर नहीं होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, जल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद में यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 15% के आसपास हो जाती है। और अगर मैं फैट की बात, ये लिपिड की बात करूँ या फैट की बात करूँ, तो फैट लगभग 3% होता है, और यहाँ पे 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1% यहाँ पे इसमें साइटोप्लाज्म में या फिर कोशिका के अंदर ये पाया जाता है। रूबी गौतम का बिल्कुल सही है वाटर, और रूबी गौतम ने फैट बताया 3%, बिल्कुल सही है। इसमें पानी की मात्रा 80% होती है, प्रोटीन की मात्रा 15% होती है, फैट की मात्रा 3% होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, जो कि सेल के अंदर की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अणु कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका वाटर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है। कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता, तो कोशिका सिद्धांत दिया किसने था, अगर मैं इसकी बात करूं, यानी सेल थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो सेल थ्योरी देने वाले कौन थे, इनका नाम था स्वान और स्लाइडन। इनका नाम क्या था, स्लाइडन और स्वान। ये दो व्यक्ति थे, इन दोनों के द्वारा क्या दिया गया था, इन दोनों के द्वारा सेल थ्योरी दी गई थी। अब इस सेल थ्योरी में दिया क्या गया था कि सभी जीव जो होते हैं ना, जितने भी जीव होते हैं, चाहे मैं प्लांट की बात करूं चाहे एनिमल की बात करूं, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। ये बात बताने वाले कौन थे, स्लाइडेन और स्वान, दोनों ने मिलकर बताई थी। लेकिन ये एक बात नहीं बता पाए थे कि यहां पे जो कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं, इसके बारे में किसने बताया, इसके बारे में बताया रुडोल्फ ने। रुडोल्फ बिर्चे थे, इनके द्वारा बताया गया कि जो नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इसकी बात करने वाले कौन थे, बिर्चो थे। नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होगा, पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ठीक है, तो ये मिलकर जो मॉडर्न सेल थ्योरी आती है ना, मॉडर्न सेल थ्योरी में आपका ये भी ऐड हो जाता है। लेकिन पुरानी जो सेल थ्योरी है, जिसमें स्लाइडन और स्वान दोनों आते हैं, वो कहते हैं स्लाइडन स्वान के सभी जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में आपको समझ में आ जाएगा, मैं सोचता हूं कि आपको ये, चलो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये क्या कहता है, यहां पे पूछ रहा है कि हु कंट्रोल सेल फंक्शनल एक्टिविटी, जो आपकी कोशिका के अंदर फंक्शनल चीजें होती है उनको कंट्रोल करने वाला कौन है। कोशिका के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को कंट्रोल करने वाला कौन है। सामने दे रखा है आपको प्रोटोप्लाज्म, बी कहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, सी कहता है माइटोसिस, माइटोसिस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और डी कहता है न्यूक्लियस। तो इन चारों में से आपको आंसर बताना है कि कौन सा आंसर होगा, वो कमेंट में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर, यानी फंक्शनल क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है कोशिका के अंदर, कौन करता है, प्रोटोप्लाज्म करता है क्या, या फिर न्यूक्लियस करता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, या सॉरी न्यूक्लियोलस जिसे केंद्रिका कहते हैं, न्यूक्लियस अलग होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको आंसर देना है। एएसपी ने आंसर बताया ऑप्शन नंबर ए, लेकिन फिर भी, अच्छा मैंने पिछले का आंसर नहीं दिया, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, विषाणु वायरस पर लागू नहीं होता, सेल थ्योरी वायरस पर लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 20 को आपको आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। इसी के साथ में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आपको क्लास
कैसी लगी। हाँ, कुछ बच्चे इस वजह से चले गए कि क्लासेस में आपका जो बफरिंग हो रही थी उस वजह से। सर थैंक यू, नाइस सेशन, थैंक यू रूबी गौतम। इसी के साथ में आज की क्लास का एंड होता है और मैं आपको बता दूं कुछ आपके सामने कि आपका हम लेके आ रहे हैं एक संघर्ष बैच, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि संघर्ष बैच में ये आपका बेसिक्स से एडवांस चलने वाला है और बेसिक्स में आपका बेसिक्स को क्लियर करने के साथ में इसमें आपका स्मार्ट अप्रोच के साथ में हम शॉर्ट ट्रिक्स भी कराएंगे, जिससे आपके नोट्स भी प्रोवाइड होंगे और नोट्स के साथ साथ यहाँ पे प्रैक्टिस सीट भी देने वाले हैं, जिससे आपका मैथ्स यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पे आप क्लासेस जो चल रही हैं वो आरओ एआरओ के लिए भी चल रही हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पे भूगोल पढ़ा रहा हूँ। यानी आरओ एआरओ के लिए अगर आपको भूगोल पढ़ना है तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इस क्लास को आपको 9 बजे, सुबह 9 बजे मिलती है, जिसमें मैंने 6 क्लासेस कराई हैं और इन 6 क्लासेस को देखने पर आपको हर टॉपिक से यहाँ पे क्लासेस की जा रही हैं जो घटना चक्र बुक से होती हैं। बाकी यहाँ पे आपको इतिहास की जो क्लासेस चल रही हैं, यानी हिस्ट्री की जो क्लासेस दी जा रही हैं, वो आपको अखिल सर के द्वारा दी जा रही हैं। तो आप इन क्लासेस को भी देखना ना भूलें और देखने के साथ ही आप खुद देखें कि यहाँ पे किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। यहाँ पे मैं घटना चक्र जो आपकी बुक आती है उस बुक का पूर्वावलोकन श्रृंखला है, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। इसी के साथ में रेलवे की क्लासेस आपको शाम को 6 बजे से मिलती हैं। शाम को 6 बजे आपको जीके और जीएस की क्लासेस मिलती हैं, जो कि ललित आदित्य राव सर के द्वारा दी जाती हैं। और 8 बजे जो क्लास होती है वो आपको यादवेंद्र सर के द्वारा दी जाती है, जिसमें आपको यादवेंद्र सर मैथ्स पढ़ाते हैं। और 9 बजे जो क्लास होती हैं वो आपकी साइंस की क्लासेस होती हैं, जिसमें मैंने आपको फिजिक्स कंप्लीट करा दिया और उसकी प्लेलिस्ट आपके लिए इसी हमारे यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर पड़ी हुई हैं। और अगर आप बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में रोजाना 9 बजे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। आप वहां पे हमारी पीडीएफ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से उनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। आप फिर मिलेंगे कल 9 बजे साइंस की क्लास में और सुबह 9 बजे आपको आरओ की क्लास, भूगोल की और इतिहास की यानी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।